हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एमपी पटवारी एमपीपीएससी एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो जो बहुजन समाज पार्टी है इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1984, 1956, 1927 एंड डी ऑप्शन है 1930। तो आंसर है यहाँ पर 1984। 1984 में क्या की गई थी? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी और आपको याद रखना है इसकी अध्यक्षता मायावती जी ने की थी और इसका जो चिन्ह था वो क्या है? हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ये स्किप कर दीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी उनका नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, मीरा कुमार और इंदिरा गांधी। आप अपना आंसर पहले सोच लीजिए, उसके बाद आंसर मैं बताऊंगी आपको। आंसर है मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थी वो पहली अध्यक्ष थी लोकसभा की। जो लोकसभा है, आप जानते हैं कि जो संसद है, तो संसद तीन चीजों से मिलके बनता है। एक तो लोकसभा, राज्यसभा और थर्ड क्या है? प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो प्रथम अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की, उनका नाम था मीरा कुमार जी, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 2009 से लेके 2014 तक का जो कार्यकाल था वो इनका कार्यकाल था। और लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। उनका नाम है सुमित्रा महाजन। भारत में मतदान करने की आयु कम से कम कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 18 वर्ष, 20 वर्ष, 24 और 22। तो भारत में जो वर्तमान में मतदान करने की आयु है वो है 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष के हैं और आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप मतदान करने के योग्य हैं। यहाँ पर आर्टिकल पूछा जा सकता है। आर्टिकल जो 326 है उसमें वयस्क मताधिकार की बात की गई है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? यही कि यदि आप 18 वर्ष के हैं और वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, क्या जब संविधान का निर्माण हुआ था तब भी ये आयु 18 वर्ष थी? तो ऐसा नहीं है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखिएगा, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जो आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। याद रखना है ये अधिनियम कब का है? संशोधन 1989 का है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस समय पर जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे, तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। फिर भारत में 1936 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? तो 1936 में भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क बना था जिसका नाम क्या रखा गया था? राजा जी नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर है हेली नेशनल पार्क, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। देखिए राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। भरतपुर आता है राजस्थान के अंतर्गत और जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आता है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो 1936 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, जो वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है और कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर की सीमा क्या है? ऑप्शन है 70 से 100 डेसिबल। पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो किस में मापा जाता है, तो उसकी जो इकाई है वो है डेसिबल। फिर बी ऑप्शन है 10 से 15 डेसिबल, 16 से 35 या 40 से 45। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो 40 से 45 डेसिबल है। देखिए प्रदूषण नियमन एवं नियंत्रण जो इसको डिफाइन करता है, उसके अनुसार ध्वनि प्रदूषण को स्वीकारा गया है 40 से 45 डेसिबल तक इसकी सीमा निर्धारित की गई है। निम्न सूक्ष्म जीवों में से कौन सा पोलियो और चिकन पॉक्स रोग उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज पोलियो एंड चिकन पॉक्स डिसीज? ऑप्शन है विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल या जीवाणु। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पोलियो किसके कारण होता है? आप जानते हैं कि पोलियो एक वायरल डिसीज है। आंसर होगा ऑप्शन ए,
पोलियो और जो चिकन पॉक्स होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं, विषाणु या वायरस के कारण होते हैं। और पोलियो संक्रमण बीमारी है जो पोलियो वायरस के द्वारा होता है, और चिकन पॉक्स भी क्या है, एक संक्रमणकारी बीमारी होती है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिक्किम, यूपी, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो जो नंदा देवी चोटी है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अभी आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर भी बनाया था जोशीमठ के ऊपर, काफ़ी चर्चा में है, और जोशीमठ कहाँ आता है, ये भी उत्तराखंड में आता है। तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड की चोटी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में इसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है KR नारायणन, S राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद या नीलम संजीव रेड्डी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। आंसर आपने सोच लिया होगा। जो सही आंसर है वो है माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, जो हैं वो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं और लगातार बने हैं। तो 1952 से लेकर 1962 तक का जो 10 साल का इनका कार्यकाल था, और जिसमें इन्होंने क्या किया था, और फिर राष्ट्रपति के बनने के बाद, मतलब जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे और जो उपराष्ट्रपति थे, जबकि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो 1952 से लेके 1962 तक उपराष्ट्रपति थे। तो आपसे क्वेश्चन उपराष्ट्रपति का भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो याद रखिएगा, वो उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा तो आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। और नीलम संजीव रेड्डी जो थे 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो नीलम संजीव रेड्डी थे। और निर्विरोध उपराष्ट्रपति के रूप में पहली बार चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राधाकृष्णन थे। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट हैं, ये पूछे जाते हैं और कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन के रूप में भी ये गलत हो जाते हैं, इसलिए ये सारे आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा कि कौन सा व्यक्ति निर्विरोध बना है, कौन सा व्यक्ति कितने बार बना है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया था? तो आपको बताना है कि मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या शेरशाह। तो जो मनसबदारी प्रथा थी उसको चलाने वाले कौन थे? वो थे अकबर। मनसबदारी व्यवस्था और जो मुगल सैनिक व्यवस्था थी उसका मूलाधार थी, जो कि मंगोलों की दशमलव पद्धति, जो मंगोल थे, मंगोलों के शासन में जो डेसिमल सिस्टम चलता था उसी पर बेस्ड थी ये मनसबदारी व्यवस्था। और अकबर के शासनकाल में 11 वर्ष में इस अवस्था को क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति लोगों को किस प्रकार के लेंस यूज होते हैं? आपने पढ़ा होगा, दो टर्म है फिजिक्स में, एक तो है निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष। अब ये क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, जो निकट दृष्टि दोष होते हैं उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है? कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस। और जो दूर दृष्टि दोष होता है जिन लोगों को, वो जो लेंस यूज करते हैं वो करते हैं उत्तल लेंस। अब ये क्या होता है, आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, जब भी अवतल लेंस की बात की जाती है तो अवतल लेंस में क्या होता है कि आपको जो चीज़ें हैं वो कैसी दिखाई देंगी? छोटी दिखाई देंगी। लेकिन जो उत्तल लेंस है उसमें आपको क्या देगा? बड़ा दिखाई देगा। इसलिए जो गाड़ी के मिरर होते हैं उसमें उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है, इसलिए इसको सही करने के लिए क्या किया जाता है? अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं कि अवतल लेंस का यूज़ करने से क्या होता है कि इस लेंस की जो अपसारित क्षमता है वो वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर वापस बना देती है, जिससे आपको क्लियर फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब पत्थर के किसी टुकड़े को जल में डुबोया जाता है तो यह किसके बराबर जल को विस्थापित करेगा? ऑप्शन है आयतन के बराबर, विशिष्ट के बराबर, द्रव्यमान के बराबर या घनत्व के बराबर। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन रिलेटेड है आयतन से या वॉल्यूम से।
तो ये आपने पढ़ा होगा कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर काम करेगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो वस्तु द्वारा विस्थापित जल का भार वस्तु के आयतन के इक्वल होता है। ये आपने देखा, जो तैराकी होती है, तो तैराकी क्यों हो पाती है, क्योंकि जब हम दोनों हाथों से पानी को अलग करते जाते हैं तो वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल ही पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वायु देवता की, विष्णु जी की, इंद्र की या पशुपति की। तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की पूजा की जाती थी। लोग पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति नाथ की पूजा करते थे, और जो उनकी करेंसी होती थी, मुद्राएं होती थी, उन पर भी पशुपति नाथ जी की मूर्ति अंकित थी। और मातृ देवी के रूप में सैंध निवासी पूजनीय मानते थे। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर। तो सिक्किम, देखिए बिल्कुल नाम में ही आपको आंसर मिल जाएगा, सिक्किम। देखिए इसमें आपको कम नजर आ रहा है, तो कम जनसंख्या वाला पूछा है तो आंसर होगा सिक्किम। इस तरीके से रिलेट करके पढ़िए तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। 2011 की जनगणना की बात हो रही है। आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना का कॉन्सेप्ट होता है। जनगणना का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन लेके आए थे, लॉर्ड मेयो लेकर आए थे। लेकिन जो व्यवस्थित जो 10 वर्षीय जनगणना जैसे अभी होती है, ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले बताया था रिपिन ने। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है सिक्किम, राज्य है जो है वो है सिक्किम, तथा अधिकतम जनसंख्या कहाँ पर है, यूपी में है। तो यूपी की जनसंख्या तो आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी से है, किस 5 ईयर प्लान या किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष थी। अब जिस योजना का नाम ही है पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 वर्ष किसकी अवधि थी। ऑप्शन दिया है 7वीं, चौथी, तीसरी या 5वीं। तो सही जो आंसर होगा वो 5वीं। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके नाम में 5 है, लेकिन एक्चुअल में वो 4 वर्ष की थी। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा क्या हुआ था ऐसा। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टेन्योर था वो 1974 से लेके 1978 तक का था, मतलब 4 साल का था, जिसे जनता सरकार के द्वारा क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। और इसकी समाप्ति 1969 के द्वारा 1978 से 79 के लिए रोलिंग प्लान लाया गया था। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMF। IMF ये हमने अभी करंट अफेयर में भी काफ़ी चर्चा में है, हम डेली डिस्कस करते हैं। जो IMF है, IMF का जो फुल फॉर्म बताना है आपको, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनेटरी फाइनेंस। सेकेंड ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंस फंड। थर्ड ऑप्शन है इंडियन मनी फंड। और फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेशनल मशीन फेडरेशन। आप अपना आंसर सोच लीजिए। आंसर जो सही होगा वो होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो IMF होता है, तो IMF ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के दौरान बना था। इसका जो कार्य होता है ये अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करता है। देखिए 2 इंस्टीट्यूट हैं इंटरनेशनली, एक IMF है और एक है वर्ल्ड बैंक, जिन्हें ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। इनका निर्माण जो है वो वैश्विक स्तर पर प्रॉपर तरीके से जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो तरीके से वर्क कर सके, इसीलिए बनाया गया था। तो IMF इंडियन मॉनिटरिंग फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, और जो WB है जिसे वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। वह न्यूक्लियाइड जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक या सम न्यूट्रॉनिक। तो यहाँ पर बात क्या की गई है कि व्हाट इज द न्यूक्लियाइड दैट हैज़ अ सेम एटॉमिक नंबर। यहाँ पर सेम एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, आंसर क्या होगा, समस्थानिक या आइसोटोप। आइसोटोप्स कहा जाता है इसको। वह न्यूक्लियाइड जो समान परमाणु क्रमांक रखते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। व्हाट इज अ स्पॉन्ज। स्पंज क्या होते हैं, तो ये कवक होते हैं, पादप होते हैं, जीव होते हैं या जीवाश्म होते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, जो स्पंज होते हैं वो क्या होते हैं, एक जीव होते हैं जो पॉरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आते हैं, और जिनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, लचीला कंकाल तंत्र पाया जाता है। और इसमें क्या होते हैं, पर्टिकुलर जो होते हैं वो तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र या संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा एग्जाम में, क्योंकि हम अक्सर इस नहीं को भूल जाते हैं और फिर ये नहीं सब कुछ खत्म कर देता है। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रोक सकता है और आपको सिलेक्शन दिला सकता है, इसलिए काफ़ी केयरफुली होके आपको क्वेश्चंस पढ़ना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर सही तरीके से पढ़ा है तो आप आंसर भी सही तरीके से लगा पाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा फॉल्स है, मतलब सही नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। ए जो जिन्ना है मुस्लिम लीग, तेग बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी और बीडी सावरकर हिंदू महासभा। तो यहाँ पर गलत बताना है, तो बिल्कुल आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपने देखा होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना तो महात्मा गांधी जी ने कदापि नहीं की थी। केवल 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो अगर आपको बाकी ऑप्शन देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम यदि आपने कभी दिया है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि वहाँ पर जो आपका नॉलेज तो एक हर व्यक्ति का लिमिटेड ही हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको जो खेल मतलब जो आंसर क्लिक होगा आपका वो होगा एलिमिनेशन मेथड से। तो आपको हमेशा उसको यूज़ करना है। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1885 में उनका कोई रोल ऐसा नहीं था, डायरेक्टली नहीं था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी होगा। फिर घूमरा नहीं होगा। घूमर लोक नृत्य का संबंध किससे है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, एक मिनट, ये घूमरा ही है। घूमरा लोक नृत्य का संबंध किससे है, घूमर तो राजस्थान में होता है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं कि आप डेफिनेटली बता देंगे, गांधी जी, गुरु रामदास, शाहजहां और अकबर। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और जामा मस्जिद को मस्जिद जहानुमा भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से क्या प्रदूषक युक्त हैं, तो ऑप्शन है केवल विकिरण, केवल तरल, केवल गैस या विकिरण या गैस। आंसर क्या होगा, जो सही आंसर होगा वो होगा डी, विकिरण और गैस दोनों ही क्या होते हैं, प्रदूषण को फैलाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे जो गैसें होती हैं, हानिकारक गैसें होती हैं, जैसे कि SO2 है, NO2 है, तो ये सब तो गैसीय अवस्था में भी प्रदूषण करते हैं। और जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि CO है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, प्रकाश रासायनिक प्रभाव, पेन जो पराक्सीऑसिल नाइट्रेट होता है, ये सब पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, ये सब क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि संविधान में पहले मूल कर्तव्य नाम की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर 44 अमेंडमेंट हुआ था उसके दौरान क्या किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान क्या जोड़ा गया था, 1976 में। ये बिल्कुल रट लीजिए आप कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यहाँ पर भाग कौन सा है, भाग 4A के तहत 51A आर्टिकल के तहत मूल कर्तव्यों की बात की गई थी। किसने की थी, ये नाम भी पूछा जाता है, स्वर्ण सह समिति की रिकमेंडेशन थी। और 42वां संविधान संशोधन 1976। MS वर्ड में रिप्लेस विकल्प किस मेन्यू में आता है, एडिट में आता है, फाइल में आता है, इंसर्ट में आता है या फिर 4 ऑप्शन है व्यू में आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है रिप्लेस, जो रिप्लेस ऑप्शन है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा एडिट मेन्यू में। तो अगर आपने MS एक्सेल पे काम किया है तो आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ पर होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इससे कुछ जानकारी मिली होगी। और देखिए ये वही प्रश्न हैं जो रिपीट हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं, इसलिए मैं केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।